तो दोस्तों, आज मैं अकाउंटेंसी में डिप्रिसिएशन जो है चैप्टर, उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग एनबीएस ऑडिट असिस्टेंट यूपी पीसीएल में आप देखे हो, उसमें अकाउंटेंसी बोला है। तो अकाउंटेंसी में तो सब आता है, तो इसलिए सब के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसके में कुछ बेसिक बस पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है, थोड़े से एक दो बेसिक और बचे हैं, पर उसको मैं रिवीज़न में करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब टाइम है नहीं। क्योंकि अभी क्लास 11 का चल रहा है अकाउंटेंसी, अभी 12 का भी पढ़ाना है ना। पढ़ाना मतलब आपको समझाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको समझाना भी है, फिर उस पर फिर से रिवीज़न कराना है। ठीक है दोस्तों, अकाउंटेंसी है, फिर आपका करंट अफेयर है। तो दोस्तों, करंट अफेयर में कहूँगा, अगर आप देर से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो लिख के याद करो। ठीक है, लिख के याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए सुबह टाइम सबसे बढ़िया होता है। पेपर आप पढ़ते ही हो, थोड़ा बहुत जो एक महीने पहले का नहीं पढ़े होगे, मान लो 2 महीने पहले का नहीं पढ़े होगे, तो उसको मेरे एमसीक्यू से और आप इनसाइट जो है, इनसाइट आप जानते होगे, इनसाइट मैगज़ीन भी आती है, उसके साइट पे भी आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा सोर्स है। ठीक है, और मेरे एमसीक्यू इनसाइट के एमसीक्यू ही रहता है, पर उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, उससे पढ़ लो तो काफ़ी आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑडिट असिस्टेंट हो करंट अफेयर में, और चाहे जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी हो एनबीएस का एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई भी क्या एनबीएस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में वो काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन दोस्तों होता क्या है मेन, ये होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ ऑन फिक्स्ड एसेट। होता है फिक्स्ड एसेट पे लगता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है कुछ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, जो बिल्डिंग पे या आपको मशीनरी पे जो कॉस्ट लगता है, कुछ कॉस्ट लगता है, वो कितने साल तक लगे। ठीक है, वो होता है, जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में होता है कि आप मानते हो कि बिजनेस बहुत साल तक चलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप मशीनरी भी समझते हो कि मतलब चलेगा, वो कितने साल तक चलेगा, ये आप अज्यूम करते हो। तो उसी अज्यूम पे जब आप डिप्रिसिएशन लगाते हो, कितने साल तक चलेगा इतना परसेंटेज के हिसाब से, तब उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये जेब से जाता नहीं एक्सपेंडिचर है, मतलब जेब से खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब ये अलग से लगता ही रहेगा। ठीक है, ये आपको खर्चा नहीं देना है। आप जब से ही मशीनरी खरीद लेते हो ना, तभी से ये एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है। ठीक है, और किस वजह से होता है, ये होता है कॉजेज़ ऑफ डिप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट यूज़, आप लगातार यूज़ कर रहे हो। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम जैसे दोस्तों, आपने कोई मशीन ले आके रख दी, ठीक है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे उसको, पर वो टाइम के साथ एक तरह से ऑब्सलीट होने लगता है। ठीक है, चाहे वेदर की वजह से, चाहे मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई हो उस वजह से। ठीक है दोस्तों, इस वजह से। दोस्तों, फिर तीसरा आता है बाई ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब दोस्तों होता है आउटडेटेड। जैसे कि आप मोबाइल लेते हो, मान लो कोई अभी मोबाइल लिए, तो वो आने वाले 3-4 साल में आउटडेटेड हो जाएगा, तो इस वजह से भी डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिप्रिसिएशन से कुछ वर्ड सिमिलर रहते हैं, पर इनमें अंतर क्या है। डिप्रिसिएशन होता है दोस्तों फिक्स्ड एसेट पे लगता है, और उसी तरह होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है दोस्तों, जो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे माइनिंग में हो गया, ऑयल रिफाइनरी में हो गया, तो वहाँ डिप्लीट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको डिप्लीशन कहते हैं। और दोस्तों, ये स्पेलिंग गलत है इसकी, अमोर्टाइजेशन की, ये तो अमोर्टाइजेशन दोस्तों होता है जो इनटेंजिबल एसेट पे लगता है, डिप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगता है। ठीक है, और ये इनटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट पे लगता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों मेथड ऑफ सेटलिंग और एलोकेटिंग डिप्रिसिएशन। तो दोस्तों, डिप्रिसिएशन कैसे लगाया जाए, कौन सा मेथड है।
तो यहाँ दोस्तों मैं 2 मेथड बस बताऊँगा क्योंकि यही 2 इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने 1 लाख की मशीनरी ली, ठीक है। आप मान लेते हो कि ये 1 लाख की मशीनरी आने वाले 10 साल में 10,000 की हो जाएगी, ठीक है। तो यही दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे ख़रीदे थे माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख माइनस 10,000 बटे 10 ईयर्स, मतलब 10 साल, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 9,000। तो ये दोस्तों 9,000 लगता रहेगा। और इसमें क्या है, डिप्रिसिएशन सो कैलकुलेटेड एंड चार्ज एनुअली विल रिड्यूस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू ज़ीरो भी हो सकती है ओरिजिनल कॉस्ट की एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। फिर आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोस्तों, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। तो डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। दोस्तों इसका मतलब क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, कि मान लो जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में एक ही ओरिजिनल कॉस्ट पे वो लगती है क्या, डेप्रिसिएशन। जैसे आपने 1 लाख लिया तो 1 लाख पे हर साल वही 10% लगेगा और सेम वैल्यू रहेगी। पर रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या है दोस्तों कि जैसे आपने 1 लाख का मशीन लिया, डेप्रिसिएशन मान लीजिए लगा पहले साल का 10,000 10% के हिसाब से, फिर आया कितना दोस्तों 90,000, ठीक है। 90,000 आया, पर अब दोस्तों डेप्रिसिएशन लगेगा वो अब 90,000 पे लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ठीक है। यही इसका मतलब होता है दोस्तों, बुक वैल्यू यही होती है। जो अगले साल की बुक वैल्यू क्या हो गई 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन टू डेट, ठीक है। इसमें दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू ज़ीरो, ठीक है दोस्तों। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, कैसे डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्या कहते हैं ट्रीटमेंट दोस्तों, लेजर में कहाँ यूज़ होता है, बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। दोस्तों जब हम लोग एसेट अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आ जाता है, ठीक है। तो एसेट जिस दिन खरीदते हैं, फिर मान लीजिए एसेट मैंने ख़रीदा 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और फिर उसकी वो डिप्रिसिएशन लगेगी मान लीजिए जब भी आप मान लेते हो अगले साल, तो 31 मार्च ऑफ 2020, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। वही फिर जो वैल्यू घटा के फिर नीचे आएगी, ब्रॉट डाउन होगी, वही दोस्तों फिर अगले साल के लिए हो जाएगा उस एसेट का अमाउंट, ठीक है। और फिर दूसरा होता है दोस्तों बाय क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसको मैं बताता हूँ। इन सच अ केस द डिप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खुलेगा इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में नहीं बनेगा, डिप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा। हैंस द एसेट अकाउंट ऑलवेज अपीयर इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो एसेट अकाउंट है उसमें अपने ओरिजिनल कॉस्ट में लिखेगा, ठीक है। द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन accumulated to date. However, when the asset is sold or discarded, the total accumulated depreciation for that asset is transferred to credit side of the asset account with the help of following entry. दोस्तों जब वो एसेट बेचा जाएगा ना, तब फिर जो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खुला था उसमें जितना भी डिप्रिसिएशन जुड़ा होगा वो माइनस हो के क्रेडिट साइड में मतलब माइनस होने के लिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसको जब रिवीजन में कराऊंगा सारे चैप्टरों का, तब फिर मैं MCQ रखूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।